नमस्कार। तो प्रस्तुत है आपके सामने द नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स की पहली कहानी, जिसका नाम है द हेज नाइट। अब ये हेज नाइट कौन और क्या होता है वो तुम्हें आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमारे पास में एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है डंक। वो एक हेज नाइट है। फिलहाल अभी स्प्रिंग का मौसम चल रहा है और कुछ दिनों पहले बारिश भी हुई थी। उसकी वजह से आसपास का पूरा ग्राउंड सॉफ्ट हो गया था। हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि डंक, वो एक हेज नाइट है और अभी के टाइम पर वो एक कब्र को खोद रहा है। वो यह कब्र एक बुढ़े आदमी के लिए खोद रहा है। डंक के माता पिता कौन है ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वो जिसके लिए कब्र खोद रहा है वो भी एक नाइट था जिसके साथ में ये रहता था। अभी कुछ ही दिनों पहले ये दोनों जा रहे थे एशफोर्ड की तरफ, लेकिन बीच में ही वो बुढ़ा सा आदमी होता है और ऐसे रास्ते में वो मर जाता है। आते टाइम रास्ते में तो वो गाने वाने भी गा रहा था और तंदुरुस्त लग रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है और बस उसी को दफनाने के लिए ये कब्र खोदता है। कहानी में हमें पता चलता है कि ये दोनों लोग अभी एशफोर्ड में एक टर्निंग होने वाली है, उसकी तरफ जा रहे थे। वो बुढ़ा आदमी उस बुढ़े आदमी उस बुढ़े आदमी की लाश के अंदर ज़्यादा कुछ जोर होता नहीं है और 16 डंक की एज अभी लगभग 16-17 साल होती है और हट्टा कट्टा आदमी लगभग 6 फुट का, और जब ये अपना पूरा आर्मर को अपने ऊपर पहन लेता है तो 7 फुट का दिखता है। उसके लिए वो बुढ़ा आदमी बहुत ही हल्का था, किसी पत्तियों से भरे हुए बैग की तरह उतना हल्का। तो वो आराम से उस बुढ़े आदमी के शव को तोड़ लेता है और कब्र के अंदर रख देता है। लाश को कब्र के अंदर रखने के बाद में डंक उस बुढ़े आदमी के बारे में सोच रहा होता है। यही वो बंदा था जिसने इसको लेंसेज और तलवार चलाना सिखाया था और एक योद्धा बनाया था। डंक सोचता है यहाँ पर इसके लिए तो कम से कम कोई कैप्टन होना चाहिए था जो इसके लिए प्रेयर करे, पर अभी यहाँ पर कोई नहीं होता है। इसको खुद ही सारी प्रेयर्स करनी पड़ती है। अब डंक तो एक हेज नाइट है, उसको पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं है और ना उसको कुछ प्रेयर्स वेयर्स आती है, तो जो कुछ भी उसको आ रहा होता है मन ही मन में वो सब बोल रहा होता है। एट द लास्ट वो बोलता है कि तुम्हारी तलवार यहीं पर तुम्हारे साथ में छोड़ दी तो इसके ऊपर रस्ट हो जाएगा, इसलिए माफ करना, परंतु मैं इसको अपने साथ में ले रहा हूँ। उसके बाद में वो थोड़ी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए बोलता है कि तुमने मेरे को कभी भी नहीं मारा, तुम एक असली नाइट थे, बस एक टाइम पर मारा था और वो भी उस चक्कर में मार दिया था कि मेरी गलती नहीं थी। एक किसी और औरत ने एक पाइक का केक खा लिया था और उसकी वजह से मार मेरे को पड़ी थी, परंतु अब इन सब बातों का क्या फ़र्क पड़ता है, अब वो समय जा चुका है। यह कहने के बाद में डंक एक कुदाली और फावड़ा होती है, उससे मिट्टी डालने शुरू कर देता है कब्र के ऊपर। उस बूढ़े से मरियल से शक्ल के ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल देता है। डंक सोचता है कम से कम इसको अभी तो मरना नहीं चाहिए था, हम टर्नी के लिए एशफोर्ड की तरफ जा रहे हैं, बीच रास्ते में मरना नहीं चाहिए था। भले ही ये काफ़ी बुढ़ा हो गया है, लेकिन एक स्प्रिंग तो और ज़्यादा देख सकता था। दफनाने से पहले डंक को उस बुढ़े आदमी के पास में जितनी भी चीज़ें मिलती है वो सारी ले लेता है, जैसे कि कमर में तलवार बांधने वाला बेल्ट और कुछ रस्सियाँ, यहाँ तक कि उसका हॉर्स भी। अभी डंक के पास में 2 हॉर्स हो जाते हैं, एक तो पालफ्रे और थंडर। बुढ़े आदमी की तरह उसका जो हॉर्स होता है वो पहले की तरह उतना तेज तो नहीं होता है, जो किसी टाइम पर बैटल्स भी लड़ा करता था, लेकिन अभी डंक सोच रहा होता है कि इसको मैं बेचकर और इसकी जितने भी लगी हुई चीज़ें इन सबको बेचकर कम से कम मैं थोड़ा बहुत सिल्वर तो प्राप्त कर सकता हूँ, जिससे आगे का जीवन थोड़ा सही बिता सकूँ। इसके हट्टे कट्टे शरीर को छोड़कर जितना भी तलवारबाजी, लेंसेस, घुड़सवारी, जो कुछ भी इसने सीखा था वो इसी बुढ़े आदमी से सीखा था। इसको बस एक ही लाइफ जीने आती थी, वो थी हेज नाइट की। हेज नाइट की लाइफ थोड़ी अलग होती है बाकी सोल्जर्स के कंपेयर में। ये किसी और के लिए लड़ते हैं और उसके बदले में वो उनको पे करता है। बस एक जगह पर वॉर ख़त्म हो गया तो इनको दूसरी जगह जाना पड़ता है, वहाँ पे वॉर पे लड़ते वापस से ऐसे आगे आगे जगह पर चलते रहते हैं। वैसे तो इसको भी पता है जब पिछली सर्दियाँ पड़ी थी तब कुछ एक हेज नाइट रोबोट्स बन गए थे और लूट खसोट करने लग गए थे, लेकिन एक हेज नाइट के लिए वो राह शोभा नहीं देता, ना उसके अंदर इज्जत है और ना उसमें लंबी जीवन जीने की आशा। अब ये यहाँ पर मन ही मन सोचना शुरू हो जाता है कि मुझे यहाँ से कहाँ पर जाना चाहिए, कहीं पे लड़ाई हो रही हो वहाँ पर जाके लड़ना शुरू करना चाहिए, या फिर मैं यहाँ से किंग्स लैंडिंग या फिर सबसे बढ़िया होगा लेनिस्पोर्ट चला जाऊँ, वहाँ पर सिटी वॉच या फिर किसी का स्क्वायर बन जाऊँ। अभी मेरी उम्र भी 18-20 साल की है तो मेरे को कोई भी स्क्वायर बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। यही सारी बातों को सोचते हुए वो उस कब्र के ऊपर उतनी सारी मिट्टी डाल देता है जिससे उसके ऊपर एक पिलो जैसा बन जाए। यह करने के बाद में वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है जो उस बुढ़े आदमी के पास में थी। इसमें कुछ उसको सिल्वर के स्टेक्स मिलते हैं और कॉपर के पेनीज मिलते हैं, कुछ इसी टाइप के कुछ कोइंस वोइंस मिल जाते हैं। परंतु हेज नाइट की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है उसका हॉर्स और वेपन के रूप में भी कुछ उस बुढ़े आदमी के भी होते हैं और इसके खुद के भी होते हैं। एक पुरानी सी ढाल और एक तलवार भी होती है। मूछे बनाने के एक छोटा छुरा, एक ड्रेजर होता है दाढ़ी मूछे बनाने के लिए, और तलवार को तीखा करने के लिए एक वेटस्टोन होता है। इनके अलावा इसके पास में लॉन्ग स्वॉर्ड तो होती है और उसको कमर पर लटकाने के लिए एक बेल्ट भी होता है जो काफ़ी पुराना लेदर का बना हुआ होता है। उसको देख के भी कोई भी कह सकता है कि यह बिल्कुल घिस चुका है, एक रस्सी की तरह बन गया है।
उस बुढ़े आदमी का कमर पर लटकाने वाला जो बेल्ट होता है तलवार को, वो काफ़ी पुराना होता है और बहुत ज़्यादा टाइट, तो ये उसको यूज़ नहीं कर सकता था। लेकिन एक तलवार होती है, वो काफ़ी शानदार होती है, जिसको तो देख के भी कोई कह सकता है कि इसको तो किसी किले के अंदर किसी बड़े नाइट के लिए स्टील से बनाया गया है, जिसके ऊपर एक सॉफ्ट लेदर की कवरिंग होती है। डंक उसको अपने हाथ में लेता है और खुश होता है। वो बोलता है कि शायद उस बुढ़े आदमी की जिसे हाथ में परफेक्ट थी, वैसे ही अगर मेरे हाथ में रही तो मैं बहुत सारी टर्नीज जीत जाऊंगा और एशफोर्ड की टर्नी मेरे हाथ होगी। बस यही कुछ सोचते हुए अब वो यहाँ से निकल जाता है। अगर डंक चाहता तो रास्ते पर चलता रहता, लेकिन वो अभी थोड़ा ऊब सा गया था और सोच रहा होता है कि आसपास से कहीं पे विश्राम घर में रुक जाऊं। तो उसको थोड़ी सी दूर नदी के किनारे एक इन मिलता है, यानी कि विश्राम घर, जिसकी खिड़कियों से दियों की लाइट निकल रही होती है। अब रात तो हो चुकी है और अब ये उब भी गया है, तो ये सोचता है मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। वो जब अपने जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि उसके पास में 3 सिल्वर कॉइन्स है, जो कि काफ़ी एक बार का खाना और अच्छी खासी दारू पीने के लिए है। अब ये विश्राम घर के पास में जाता है और घोड़ों से नीचे उतरता है। वो वहाँ पर जाके देखता है तो नदी में से एक नंगा सा बच्चा बाहर निकल के आता है और खुद को सुखाने की कोशिश कर रहा होता है। वो इससे पूछता है, क्या तुम यहीं के इस्तबल में काम करते हो? वैसे तो वो लड़का 8-9 साल से ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, परंतु एक बहुत ही ज़्यादा पतला सा स्किनी लड़का था, जिसके पाँवों के अंदर कीचड़ लग रहा था जैसे जैसे वो आगे की तरफ चलता जा रहा था। उसके हेयर्स के बारे में तो एक अजीब सी चीज़ थी। डंक कहता है कि तुम मेरे वोल्फ्रे को रब कर दो। डंक कहता है कि तुम मेरे घोड़े को अच्छे से रब कर दो और इसको ओट्स खिला दो। क्या तुम मेरे लिए इतना सा काम कर दोगे? वो छोटा लड़का इसकी तरफ थोड़ा ऊप सा हुआ देखता है और बोलता है कि हाँ, अगर मैं चाहूँ तो कर तो सकता हूँ। डंक उसको थोड़ा सा डराते हुए बोलता है, अगर मैं चाहूँ क्या मतलब इसका तुम्हारा? मैं एक नाइट हूँ और मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। पर तुम एक नाइट की तरह लगते तो नहीं हो। क्या सारे के सारे नाइट एक जैसे दिखते हैं? नहीं, परंतु वो तुम्हारी तरह भी नहीं दिखते। और तुम्हारे जो तलवार लटकाने का बेल्ट है वो तो किसी रस्सी का बना हुआ है। इस टाइप का कौन नाइट होता है? डंक अब इससे ज़्यादा बात करके फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा होता है। वो बोलता है कि जैसा भी हो, ये कम से कम मेरी तलवार को रोक तो पा रहा है। वो इसको कहता है कि मेरे घोड़ों की देखभाल करना और इनको खाना खिला देना। अगर काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे कान के नीचे एक चपेट लगा दूंगा। इसके बाद में वो इसकी तरफ नहीं देखता है, चुपचाप उस विश्राम घर के अंदर घुस जाता है। अभी शाम का वक्त था, तो अंदर आकर ये सोचता है कि अभी तो पूरा का पूरा इन भरा हुआ होगा, यहाँ पर हर कोई आदमी खाना वाना खा रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। इसका डाइनिंग हॉल तो आधा खाली था। बस दूर एक टेबल पे एक लोडलिंग बैठा हुआ था, जो कुछ दारू वारू पी के पड़ा हुआ था और खर्राटे मार रहा था। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। डंक के पास बैठने के लिए काफ़ी सारी जगह थी। वो इधर उधर देखता है तो एक बुढ़ी सी औरत किचन की बाहर की तरफ आती है और बोलती है, आप चाहे जहाँ पर बैठ सकते हो, क्या आपको चाहिए? क्या आप खाना लेंगे या फिर दारू? डंक कहता है कि मैं दोनों लूँगा। इसके बाद में जहाँ पर वो आदमी खर्राटे मार के सोया हुआ होता है दारू पी के, वहाँ से एक चेयर को उठाता है और दूर ले लेता है एक विंडो की तरफ, और विंडो को खोल के बाहर की तरफ देखते हुए वहीं पे बैठ जाता है। वो बूढ़ी औरत डंक को बोलती है, मेरे पास खाने के लिए अच्छा खासा गोश्त भी है और मेरे बेटे ने आज ही कुछ डक्स को मारा है, क्या तुम उन दोनों को खाना चाहोगे? पिछले आधे साल से डंक ने ऐसा कुछ भी खाना नहीं खाया होता है, तो वो खुशी से बोलता है, हाँ दोनों खाना चाहूँगा। औरत थोड़े हंसते हुए बोलती है, हाँ तुम काफ़ी बड़े भी तो हो, तुम्हें दोनों खाना चाहिए। क्या आज रात को रुकने के लिए आपको कोई रूम चाहिए होगा? वैसे तो डंक पिछले आधे 1 साल से सही से सोया नहीं होता है। डंक मना कर देता है। मन ही मन वो सोच रहा होता है कि कितना बढ़िया होता है किसी इन के अंदर सोना। एक मखमल सी रजाई होती है और ऊपर से अच्छा सा आशियाना। परंतु इसको तो अभी थोड़े पैसे भी तो बचाने होते हैं, इसके पास में कॉइन्स कम ही है। अगर सारी सुविधाएं इसने ले ली तो फिर पैसे बचेंगे नहीं। ये बोलता है कि कहीं नहीं चाहिए मेरे को, केवल फूड और दारू चाहिए। और मुझे बताओ यहाँ से एशफोर्ड कितना दूर है? औरत कहती है यहाँ से 1 दिन दूर। यहाँ पर डंक इस बुढ़ी औरत से पूछता है, अभी शाम के टाइम पर तो तुम्हारा इन पूरा डाइनिंग हॉल पूरा भरा होना चाहिए था, हर कोई दारू वारू पी रहा होता, पर खाली कैसे है? वो औरत उसको रिप्लाई देती है, आधा टाउन तो यहाँ से टर्नी देखने के लिए चला गया है। मैं भी चली जाती, लेकिन ये नालायक सा बेटा, इसको रख रखाव के लिए और सोल्जर्स को देखने के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। वो इससे पूछती है कि क्या तुम भी उस टर्नी के लिए ही जा रहे हो ना? डंक एक लंबी सी दारू की घूंट लेता है और फिर नशीली आंखों में बोलता है, नहीं, मैं उसको जीतने के लिए जा रहा हूँ। ये दोनों लोग अभी ऐसे बात ही कर रहे होते हैं कि जो पीछे की साइड में अपन ने नहीं बोला एक लॉर्ड होता है, वो खड़ा हो जाता है। वो आधा तो दारू के नशे में होता है। वो जैसे तैसे अपना मुंह आधा अधूरा साफ करता हुआ आता है और यहाँ पे डंक की तरफ अंगुली करके बोलता है, तुम्हारा ही मैंने सपना देखा था, तुम मुझसे दूर रहो, तुम किसी भी हालत में मुझसे दूर रहो। डंक परेशान हो जाता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, मैंने क्या किया? इस पर वो औरत बोलती है कि इसकी बातों पे ध्यान मत दो सर, ये एक फालतू सा दारूड़ी आदमी है, बस दारू पीता है, हमारा खाना खाता है और कुछ भी काम नहीं करता है। वो लॉर्ड बोलता है, क्या तुमने कहा खाना? मैं तुम्हारा खाना खाता हूँ? ये बकवास सा खाना, ये खा के तो मैं बीमार हो जाऊँगा। मुझे यहाँ पर वेश्याओं की ज़रूरत थी, पर कितना बकवास सा विश्राम घर है तुम्हारा, यहाँ पर कोई भी वेश्या नहीं है। पूरे टाउन की वेश्या यहाँ से चली गई है। वे सभी लोग टर्नी में जो नाइट्स आएंगे उनसे पैसे इकट्ठा करने के लिए चली गई।
खुदा का लाख लाख शुक्र है यहाँ पर कम से कम थोड़ी बहुत वाइन्स तो है जिसको पी के मेरा काम चल रहा है। अब वो नाइट कुछ अब वो लॉर्ड कुछ ज़्यादा ही नशे में होता है। वो जैसे तैसे बोल रहा होता है और अपने आप को नीचे गिरने से बचा रहा होता है। उसने जैसे तैसे एक टेबल को पकड़ रखा होता है और कुछ मन ही मन गाने गा रहा होता है। डंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों बोला कि वो मुझे जानता है, उसने मुझे कब देखा। फिर ये देखता है कि शायद ये एक दारूडिया है, बस मन से अपनी बातें बता रहा है, ऐसा कुछ सपना तो देखा भी नहीं होगा। वो बस अपने खाने पे फोकस करता है। खाने में एक अच्छा खासा गोश्त होता है। गोश्त से भी टेस्टी उस औरत ने बनाया होता है तो वो होती है डक्स, जो आज ही इसका बेटा मार के लाया होता है। इसके अलावा चेरीज, बटर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है खाने की। वो कहता है एक नाइट को खाने में और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, अच्छा खासा खाना और एल यानी कि दारू, इनके अलावा और क्या चाहिए। ये खाना खाने के बाद में वो एक चांदी का सिक्का देता है इस बुढ़ी औरत को, लेकिन शायद खाने का प्राइस कम था, इसकी वजह से वो औरत इसको उल्टा वापस कुछ कॉपर्स के कॉइन देती है। अब डंक उस विश्राम घर से बाहर की तरफ निकलता है। उसका स्टोमक पूरी तरीके से फुल हो चुका था और थोड़ी थोड़ी आंखों में नशा भी आ रहा था उस दारू का। उसका पर्स थोड़ा सा हल्का था लेकिन पेट भारी था। वो अस्तबल की तरफ आता है अपने घोड़ों को देखने के लिए। वहाँ पर देखता है कि वो छोटा सा बच्चा वहाँ पर देखता है तो वो छोटा सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, शांति से मेरे घोड़े, शांति से। वो इस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ होता है और जैसे तैसे उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो बच्चा केवल उस घोड़े के ऊपर बैठा ही नहीं, उसने उस बुढ़े आदमी जिसको इसने दफनाया नहीं था उसका आर्मर भी पहन दिया। वो आर्मर काफ़ी बड़ा था इस बच्चे के हिसाब से, तो जिसकी वजह से इसको सही से फिट तो नहीं हो रहा था, पर फिर भी जैसे तैसे इसने पहन रखा था और उस घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। डंक उसको दूर से देखता है तो अस्तबल का जो गेट होता है वहीं पर रुक जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो लड़का घोड़े से जल्दी से नीचे कूद जाता है और बोलता है, माय लॉर्ड, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस ऐसे ही कोशिश कर रहा था। डंक जोर से चिल्ला के बोलता है, तुम एक चोर हो, बहुत बड़े चोर। तुमने उस आर्मर को चुरा लिया। गनीमत रही कि उस घोड़े ने तुम्हें एक लात नहीं मारी। एक लात मारी होती तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाता। वो एक वॉर हॉर्स है, कोई बच्चों वाला पोनी, कोई बच्चों वाला घोड़ा नहीं। वो बच्चा अपने सिर से हेलमेट उतारता है और इसको थोड़ा घूरते हुए बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ में चल सकता हूँ एशफोर्ड तक, प्लीज़ लॉर्ड, मुझे अपने साथ में चलने दो। ये कहता है, अपना मुंह बंद रखो और फालतू की बातें मत बताओ, मुझे बताओ तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे। बच्चा थोड़ा हंसते हुए बोलता है, अगर मैं अपना मुंह बंद रखूँगा तो बताऊँगा कैसे। डंक इससे परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि मुंह खोलो और आंसर दो, क्या मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने कंप्लीट किया या फिर नहीं किया? तुमने इनको रब डाउन किया, इनको सहलाया और खाना खिलाया या फिर नहीं? बच्चा कहता है, हाँ मैंने काम कर दिया। और तुम भी मुझे लगता है एशफोर्ड की तरफ ही जा रहे हो, है ना, वहीं की तरफ जा रहे हो, मुझे अपने साथ में ले चलो। डंक को इस चीज़ के बारे में पहले ही उस बुढ़ी औरत ने बोल दिया था कि ये तुम्हारे साथ में चलने की जिद करेगा। तो वो कहता है, अगर मैं साथ में ले जाऊं तो तुम्हारी माँ का क्या होगा, क्या तुम उसको यहीं पे छोड़ दोगे? बच्चा कहता है, माँ, वो मेरी कोई माँ वाँ नहीं है, मैं बस उसके पास में रहता हूँ और उसका काम करता हूँ। मेरी माँ तो सालों पहले मर चुकी है। अब यहाँ पे डंक थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है, वो तुम्हारी माँ नहीं है तो फिर कौन है? अब डंक सोचता है कि थोड़ी सी दारू मेरे सिर में चढ़े जा रही है। वो कहता है, क्या तुम अनाथ हो? बच्चा बोलता है, हाँ तुम भी तो अनाथ हो, इसमें क्या? डंक कहता है कि हाँ मैं भी अनाथ था, लेकिन एक टाइम पर उस बुढ़े आदमी ने मेरे को अडॉप्ट कर लिया और उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। बच्चा कहता है, तुम भी मुझे अपने बच्चा कहता है, तुम भी मुझे अडॉप्ट कर लो और मैं तुम्हारे साथ में चल सकता हूँ, मैं तुम्हारा स्क्वायर बन सकता हूँ। ये कहता है, मेरे को किसी स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। बच्चा कहता है, हर एक नाइट को एक स्क्वायर की ज़रूरत होती है, अगर तुम एक असली नाइट हो तो तुम्हें भी स्क्वायर चाहिए और तुम्हें तो सख्त ज़रूरत है। डंक इससे ज़्यादा बहसबाजी नहीं करना चाह रहा होता है। वो अपना हाथ इसको डराते हुए ऊपर उठाता है और बोलता है, एक थप्पड़ लगा दूंगा, फालतू की बहसबाजी मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो और मेरे बैग के अंदर बहुत सारा ओट भर दो, जिससे मैं अपने घोड़े को एशफोर्ड के रास्ते पे खिला पाऊँ। बच्चा थोड़ा सा इससे डर तो जाता है लेकिन वो पीछे की तरफ नहीं हटता है। वो वहीं पे रहता है और थोड़ी देर बाद में वो डंक के बैग के अंदर ओट्स भर देता है और वहीं पे खड़ा होकर इसको देखने लग जाता है। अब डंक सोचता है, कम से कम पाप कटा, वो मेरे साथ में नहीं आया, अच्छी बात है, वो यहाँ पे कम से कम थोड़ी अच्छी लाइफ तो जी रहा है। मेरे साथ में आता और एक हेज नाइट का स्क्वायर बनता तो उसको लाइफ में क्या ही मिलता? मेरे खुद के रहने के अत्ते पत्ते नहीं है, मैं उसको कहाँ पर रखता। मैंने यहाँ पर छोड़ के उसके ऊपर दया की है। परंतु ये चीज़ उस बच्चे को पसंद नहीं आती है। वो बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि इसको तो ये साथ में ले ही जाएगा। इस पर डंक इसको खुश करने के लिए कॉपर का एक सिक्का इसकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुमने जो मेरा काम किया उसके लिए ये लो तुम्हारा रिवार्ड। वो बच्चा इस कॉइन को कैच नहीं करता है, वो बस इसी को घूरे जा रहा था और वो कॉइन जाके गिर जाता है कीचड़ के अंदर। ऐसा करने के बाद में डंक तो यहाँ पर हंसते हुए आगे की तरफ निकल जाता है, लेकिन स्टेबल बॉय, वो छोटा सा बच्चा होता है, वो इसकी तरफ देखता रहता है, बस घूरता रहता है, ना इसकी तरफ आता है और ना ही उस सिक्के को उठाने की कोशिश करता है। डंक मन ही मन सोचता है, मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा तो पक्का वो नीचे से उसको उठा लेगा। वो थोड़ा सा आगे जाता है और बस अपने रास्ते पे चल देता है।
परंतु वो छोटा बच्चा बस इसको देखे जा रहा था।